हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ निखिल सिंह परिहार और आज हम लेके आ गए एक नया टॉपिक जिसका नाम है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। अभी लास्ट उसमें हमने क्लास में पढ़ा था कि मनी क्या होता है, बार्टर सिस्टम क्या होता है ना। अब इस स्लाइड में पढ़ते हैं कि मेजर्स क्या होते हैं मनी सप्लाई के। तो मैं बता दूं आपको कि 1967 और 68 के पहले जो आरबीआई के पास मनी को मेज़र करने के लिए जो मेजर्स थे वो कुछ लिमिटेड मेजर्स हुआ करते थे। बट आफ्टर 1977 हमारे आरबीआई के पास 4 मेजर्स आज इवॉल्व हुए थे, जिनका नाम इस तरह से कुछ हमारा M1, M2, M3 और M4, ये थे हमारे 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो गैस हम एक एक करके समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। M1 क्या होता है, M2 क्या होता है और M3 क्या होता है और M4 क्या होता है। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं M1 क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। मतलब कहने का मतलब है कि इसको ये ट्रांजेक्शन मनी भी कहलाता है। ट्रांजेक्शन मनी जैसे कि आप जितने भी मनी को ट्रांजेक्शन करते हैं बाय थ्रू कैश, बाय थ्रू बैंक, है ना, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें जो इंक्लूड की जाती है वो है करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। दूसरा जो इसमें इंक्लूड किया था वो डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। तो आपको क्या आप जानते हैं कि ये सारी चीज़ें होती क्या है। करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक क्या होता है, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम देख लेते हैं कि सारी चीज़ें क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक क्या होता है। तो गाइस सबसे पहले हम बता दूं कि इसमें दो तरीके की करेंसी को हम यूज़ करते हैं, एक पेपर नोट, एक कॉइन्स। तो पेपर नोट में जो आपके डिनोमिनेशन जो यूज़ होते हैं वो होते हैं आपके 2000, 500 और 100। और जो आपके कॉइन्स में आते हैं वो आते हैं 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़ और 1 रुपीज़। ये इसमें हम इंक्लूड करते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी आपका डिपॉजिट हुआ है, सॉरी, जो भी आपका पब्लिक के पास जो भी पैसा है, चाहे वो आपका पेपर नोट हो या चाहे कॉइन्स हो, वो सारा पैसा हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। अच्छा, करेंसी मनी को फिएट मनी भी कहा जाता है और इसको लीगल टेंडर मनी भी कहा जाता है। फिएट मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग इसको ये पावर दी गई है कि इसको एज अ मनी एक्सेप्ट किया जाता है। और लीगल टेंडर तो आप जानते ही होंगे कि इसको लीगली हर जगह यूज़ किया जाता है एज अ कोई भी आपके टेंडर को कंप्लीट करने के लिए, है ना, इसलिए इसको लीगल टेंडर मनी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम समझ लेते हैं डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। तो गाइस आपको सबको पता होगा कि हमारा सबका सेविंग अकाउंट होता है बैंक में, है ना। ये हमारे बैंक होती है, बैंक में सबका सेविंग अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट में जो भी हमारा पैसा पड़ा होता है उसको हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। क्लियर हुआ। ये एक ऐसा पैसा होता है, बैंक में पड़ा हुआ एक ऐसा पैसा होता है जिसको हम चेक के थ्रू कभी भी इसको इशू कर सकते हैं, इन कैश कर सकते हैं ना। आपको कैश करना है तो आप चेक डालिए और आपका पैसा आ जाएगा। क्लियर होगा इस, है ना। और इससे आप किसी का भी पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी यदि आप पेमेंट करना चाहें बैंक के थ्रू तो आप उसको पैसा पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन गाइस थोड़ा सा एक जो ध्यान में रखने वाली चीज़ है वो ये है कि ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर इंक्लूडेड। जो नेट डिमांड डिपॉजिट होगा वही उसमें इंक्लूड किया जाए। जो आपके रोज के ट्रांजेक्शन जो होते हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाए। जो आपका नेट पैसा उसमें डिपॉजिट है वो ही आपका पैसा इंक्लूड किया जाएगा M1 के मेज़रमेंट में। क्लियर हुआ गाइस। चलिए थर्ड समझ लेते हैं हम कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई क्या होती है। आरबीआई के पास जो भी हमारा पैसा डिपॉजिट होता है, कई सारे हमारा पैसा नहीं होता है, ऑन बिहाफ ऑफ जो भी हमारी जो फॉरेन बैंक होती है, गवर्नमेंट होती है, फॉरेन गवर्नमेंट, सॉरी, इन गवर्नमेंट का पैसा इसमें जो भी होगा वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फॉरेन गवर्नमेंट का होगा तो इंक्लूड किया जाएगा। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो भी होते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, तो अगर इनका पैसा हमारा आरबीआई में डला हुआ है तो उस पैसे को भी हम M1 के मेज़रमेंट में इंक्लूड करेंगे। क्लियर हुआ गाइस। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। M2 का मेज़रमेंट समझ लेते हैं हम क्या होता है।
M2 के मेज़रमेंट में हमें कुछ नहीं करना होता है। M2 के मेज़रमेंट में सबसे पहले हमें M1 को प्लस करना है। M1 को प्लस करने के साथ साथ जो भी हमारा सेविंग डिपॉजिट हो रहा है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में, याद रखना है ये चीज़ आपको कि ओनली सेविंग डिपॉजिट, क्या करना है इसमें इंक्लूड, ओनली सेविंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक जो होती है उसमें जो भी आपका सेविंग डिपॉजिट है उसको जैसे ही आप M1 के साथ प्लस कर देंगे तो आपका M2 का मेज़रमेंट निकल आएगा। क्लियर हुआ? ये आपका फॉर्म होता है। यदि आपको सेविंग डिपॉजिट में पैसे पेमेंट करना है तो इस तरीके से फॉर्म आप कर सकते हैं। ये काउंटर पे आप जमा कर सकते हैं तो आपको यहाँ पेमेंट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम कि M3 का मेज़रमेंट क्या होता है गाइस। तो आप यहाँ कुछ चीज़ें कॉमन देख रहे हो कि M2 में भी हमने M1 को इंक्लूड किया था और यहाँ M3 में भी हम M1 को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन अब दूसरी चीज़ समझने वाली क्या होती है, दूसरी चीज़ समझने वाली ये है कि इसके साथ हम नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक करते हैं। ये गाइस आपको पता है कि नेट टाइम डिपॉजिट क्या होता है? नहीं पता होगा तो नेट टाइम डिपॉजिट मैं बता दूं आपको। नेट टाइम डिपॉजिट क्या होता है, एक फ़िक्स डिपॉजिट होता है। फ़िक्स डिपॉजिट समझते हैं आप कि एक फ़िक्स अमाउंट को एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो जमा किया जाता है पैसा, उसको बोलते हैं नेट टाइम डिपॉजिट। फ़िक्स अमाउंट एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो डिपॉजिट किया था उसको बोलते हैं हम नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक, FD जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा फिक्स डिपॉजिट के इन्होंने पैसा डाला, लॉक कर दिया। वो पैसा आप ना तो निकाल सकते हैं ना ही वो पैसा उसमें और डाल सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं एक फ़िक्स पीरियड ऑफ टाइम तक। क्लियर हुआ? हाँ, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। M1 में सिर्फ FD को प्लस कर देना तो आपका M3 का मेज़रमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर होगा? चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं M4 का मेज़रमेंट क्या होता है। तो M4 के मेज़रमेंट में हमें सिर्फ ये चीज़ देखनी होती है कि M3 के साथ, अब हमें क्या करना है, M3 के साथ टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। गाइस हमने M2 में जो किया हुआ था ना कि M1 में प्लस क्या कर देना था हमें, सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग। इसमें सेविंग डिपॉजिट नहीं है, बस सेविंग डिपॉजिट के साथ साथ जितना भी आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में जितना भी आपने डिपॉजिट किया है, सेविंग की अदर देन, सेविंग भी और सेविंग की अदर देन जो भी आपने डिपॉजिट किया है वो जैसे ही आप M3 में आप प्लस करेंगे तो आपका M4 का मेज़रमेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो गाइस आपको इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका M1 में आपको 3 याद रखने हैं, करेंसी एंड पॉइंट विद पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद RBI है ना, डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। और M2 में आपको M1 के साथ सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक प्लस कर देंगे तो आपका M2 का मेज़रमेंट निकल आएगा। और M3 में आपको M1 के साथ क्या करना है, प्लस फिक्स डिपॉजिट। और M4 में क्या करना है, M3 के साथ टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। तो आपका M4 का मेज़रमेंट निकल आएगा। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस करी क्या इसमें, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इसमें हम गवर्नमेंट और बैंकिंग सेक्टर को नहीं लेते हैं क्योंकि दीज आर द मनी क्रिएटिंग सेक्टर। इसमें सिर्फ मनी यूजिंग सेक्टर को लेते हैं। तो आपने जितने भी मेजरमेंट पढ़े हैं सब में किसका पैसा है, ओनली ऑन पब्लिक का पैसा है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट का पैसा हमने इंक्लूड या बैंक का पैसा इंक्लूड नहीं किया है। अच्छा, आपको लग रहा होगा बैंक का पैसा सर आपने इंक्लूड तो किया है, तो बैंक में जो वो पब्लिक का पैसा था वही हमने खाली इंक्लूड किया है ना, और भी कोई पेमेंट इसमें इंक्लूड नहीं किया है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, है ना, आपको एकदम क्लियर कट रखना है इसमें सारी चीज़ें। क्लियर हुआ? चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।